MBBS DIS, Director Research and Extension Cell, SSJ University Almora, प्रोफेसर संगीता गुप्ता, प्रिंसिपल एंड नोडल ऑफिसर जो इस ऑनलाइन PhD कोर्स की हैं, और प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट की प्रोफेसर सीमा श्रीवास्तव मैम, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय भतरुंज खान, एंड डॉक्टर सलीम कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, राजकीय महाविद्यालय भतरुंज खान। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस ऑनलाइन कोर्स जो आपने ऑर्गेनाइज किया है, आपने इसका पूरा शेड्यूल भी एक दिन मैम ने मुझे शेयर किया था। तो टॉपिक इतने अच्छे, रेलिवेंट और एक तरह से कहेंगे कि रिसर्च स्कॉलर जो प्री PhD कोर्स में अगर इन सब कॉन्सेप्ट को समझ करके क्लियर है तो उसका आगे का रास्ता बट नेचुरल बहुत क्लियर होता है। अदरवाइज तो होता क्या कि PhD में हम एनरोल हो गए और हमको बेसिक्स नहीं पता है, वो स्थिति बड़ी खराब होती है। तो बहुत बधाई बच्चों के लिए, आपने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और बहुत शुक्रिया कि आपने इस लायक मुझे समझा, आपने अवसर दिया। अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जिस टॉपिक पर मुझे बोलना है, रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस एंड एनालिसिस, कोशिश करूंगी अपने साइड से कि जो क्वेरीज स्टूडेंट्स की हैं वो मैं उनको फुलफिल कर सकूं और अपने साइड से दी बेस्ट उनको दे सकूं। तो जो मेरा पेपर है रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि कोऑर्डिनेटर सर ने बताया आपको कि जो हमारा प्योर साइंस होता है उसमें रिसर्च करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना सोशल साइंसेज में होता है। जैसे कि अभी तक आपके बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो हो चुके हैं, तो कुछ चीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि मान लीजिए आपको सैम्पलिंग है, आपका ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिनको आप प्योर साइंस में बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो मेजरमेंट है वो आप क्या कहेंगे कि पूरी एक्यूरेसी के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सोशल साइंसेस के साथ ये बड़ी दिक्कत है कि वहां पर जो डाटा है वो क्वांटिटेटिव कम, क्वालिटेटिव ज्यादा है, और उसके साथ साथ वो समय स्थान के साथ भी बदलता रहता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं हमारे सोशल साइंसेज में, लेकिन बावजूद उसके हम ये कहें कि रिसर्च हो नहीं सकती, रिसर्च हो नहीं पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च होती रही है, और जो जिसको कहेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स यूज हुए। हाँ, इतना जरूर है कि हमको बहुत अलर्ट रह करके और बिल्कुल जिसे कहेंगे अनबायस तरीके से हमें इन पूरे मेथड्स को फॉलो करना होता है। तो जो आज का मेरा ये पेपर है, इसको मैंने कोशिश की है 3 पार्ट्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहली बात, जो सोशल साइंस में रिसर्च है उसका स्टेट क्या, उसकी स्थिति क्या है। दूसरी चीज, सोशल साइंस से रिलेट करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, क्योंकि मेरा टॉपिक है रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस, एक स्ट्रीम है सोशल साइंस का ही। तो जो समस्याएं, जो चीजें, जो ट्रेंड, जो तमाम चीजें किसी भी सोशल साइंस की किसी भी ब्रांच में चलती हैं, वो सब चीजें पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अपने आप में सोशल साइंस है, तो उसको भी फेस करनी होती है। दूसरा पार्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम पॉलिटिकल साइंस रिसर्च की बात करते हैं तो हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। और तीसरे लेवल पे लास्ट में मैं चाहूंगी, क्योंकि आप PhD कोर्स कर रहे हैं, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आप लोग एनरोल हो जाएंगे, तो सोशल साइंस में, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में कैसे सिनॉप्सिस बनाएं, कैसे टॉपिक को चूज करें और कैसे हम आगे बढ़ें, मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगी कि इन तीनों पार्ट पर अपनी तरफ से दी बेस्ट आपको बता सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल साइंस में रिसर्च। आप जानते हैं सोशल साइंस एक ऐसा ब्रांच नॉलेज का जो एक तरह से हमारे जीवन में जो भी हमारे सोशल इश्यूज होते हैं उनमें किसी ना किसी को जो टच कर रहा है। समाज विज्ञान में अनुसंधान, यानी वह अनुसंधान जो समाज विज्ञान की किसी भी शाखा में किया जा रहा है। और सोशल साइंस क्या? सोशल साइंस जो मानव जीवन के किसी भी पहलू को, आपका वो आपके लाइफ का आर्थिक पहलू हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, दार्शनिक होता है, कुछ भी है, वो आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट को, किसी भी पहलू को टच जब कर रहा है, वो सोशल साइंस की एक ब्रांच है। तो सोशल साइंस में जब रिसर्च हम करते हैं तो उतनी एक्यूरेसी के साथ तो नहीं कर पाते जो है मेथड्स को फॉलो, जितना कि हम
अपने प्राकृतिक विज्ञान या जो हमारा प्योर साइंस है उसमें कर पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके थोड़ा अलर्ट रह करके हम उन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जहां तक बात आती है, क्योंकि सोशल साइंस में ही पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है, तो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च, पहली बात कि हम अपने पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च है उसकी स्थिति क्या है, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। तो राजनीति विज्ञान या जो रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में हो रहा है, तो देखिए सोशल साइंस के किसी भी विषय को हम ले लें, अपने आप में सभी विषय, सभी टॉपिक्स, समस्त ब्रांचेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है जो समाज के तमाम, जिसको कहेंगे, पहलुओं को टच करती है। समाज में, आर्थिकी में, धार्मिक, धर्म में, कहीं पर भी कुछ चल रहा है तो कहीं ना कहीं राजनीति से उसका संबंध निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पर स्थिति और भी ज्यादा, जिसको कहेंगे कि डबल सेंसिटिव है। एक तो सोशल साइंस में वैसे ही थोड़ा मुश्किल है प्राकृतिक विज्ञानों की तरह रिसर्च करना, और जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो थोड़ा और ज्यादा मामला सेंसिटिव होता है। क्योंकि जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान में जो रिसर्च हुई है, एक चीज ये है कि उतना लिबर्टी हमको नहीं है जितना हम प्राकृतिक विज्ञानों में या इवन सोशल साइंस में भी, जब हम इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी की बात हम करते हैं तो जितना फ्रीली हम अपनी बात को कह सकते हैं, अपने डाटा को हम रख सकते हैं। आप जो भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि कई तरह की मुश्किलें होती हैं, कि उतना फ्रीडम नहीं होती है चीजों को बोलने की, कहने की, या जिसको कहेंगे कि आगे उसको बढ़ाने की। तो इन तमाम चीजों के बीच हमको देखना है कि जो पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च है वो कहाँ स्टैंड करता है। जब बात करते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च, जैसा कि अभी आपको मिलता है सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान या सोशल साइंसेज में अनुसंधान का क्या मतलब हुआ, वो रिसर्च जो सोशल साइंस या समाज विज्ञान के किसी भी ब्रांच में की जा रही है। और समाज विज्ञान वह विधा जो मानव जीवन के किसी भी पहलू को एक तरह से उसमें अध्ययन, अन्वेषण या अनुसंधान कर रही है। राजनीति विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो राजनीति विज्ञान में अनुसंधान का अर्थ हुआ कि जब राजनीतिक संस्थाओं या मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, इन चीजों की जब हम स्टडी करते हैं या रिसर्च करते हैं, उसको हम कहते हैं राजनीति विज्ञान में अनुसंधान या राजनीतिक अनुसंधान। जब राजनीति विज्ञान में हम अनुसंधान शुरू करते हैं तो एक लंबी फहरिस्त होती है क्वेश्चंस की, सवालों की, या जिसको कहेंगे समस्याओं की, कि रिसर्च शुरू कैसे की जाए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग दिस रिसर्च, इस रिसर्च को करने का उद्देश्य क्या है। फिर मान लीजिए एक सवाल हमको आता है दिमाग में कि हमको इस इशू पर या इस मुद्दे पर, इस मसले पर हमको अपना रिसर्च शुरू करना है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपने सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किया है तो आगे जाके आप इतना मान लीजिए कि रिसर्च में आपको दिक्कतें आनी ही आनी है। एक सवाल उठता है अक्सर कि जो हमको अपने रिसर्च के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और बेस्ट वे क्या होगा उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने का, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। पॉलिटिकल साइंस में हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जिस इशू पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके लिए द बेस्ट जो रिसर्च डिजाइन क्या होगा, जो हमको फॉलो करना चाहिए। जो डाटा है उसको हम कैसे इकट्ठा करेंगे, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो फाइंडिंग्स है उनको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ये तमाम सवाल जब हम पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की बात करते हैं तो ये हमारे सम्मुख उठते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च का, कि क्या रिसर्च का स्टैंडर्ड, क्या रिसर्च कहाँ से शुरुआत हम इसकी माने, या जो एक तरह से क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा। तो देखिए अरस्तु, जिनको हम एक तरह से मानते हैं राजनीति विज्ञान का जनक, जब 158 जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनकी कंपैरेटिव स्टडी अरस्तु ने की, और एक सबसे बेहतर संविधान या संविधान की क्या अच्छाइयाँ, क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च था। मॉन्टेस्क्यू का जो स्टडी है वो रिसर्च बेस्ड है।
इसके अलावा जो भी हमारा जीएस मिल है, बेंथम है, तमाम जो पॉलिटिकल हमारे फिलोसफर रहे हैं, उनकी जो भी थियोरीज है वो सब रिसर्च बेस्ड है, लेकिन एक तरह से एम्पेरिकल और साइंटिफिक स्टडी राजनीति विज्ञान में जो हम देखते हैं वो जब बिहेवियरल अप्रोच आया अस्तित्व में, जिसको हम मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच भी कहते हैं, आधुनिक राजनीतिक उपागम भी कहते हैं, व्यवहारवादी उपागम भी कहते हैं, या अनुभववादी उपागम भी कहते हैं। एक तरह से साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक स्टडी उसके बाद से शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब ये व्यवहारवादी उपागम अस्तित्व में आया। व्यवहारवादी उपागम एक तरह से जो परंपरावादी अप्रोच था उसके विरोध में अस्तित्व में आया, कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था वो एक तरह से हिस्ट्री बेस्ड, फिलोसफी बेस्ड, मतलब कहीं ना कहीं उसमें एम्पेरिकल स्टडी की एक कमी थी। तो व्यवहारवादी उपागम जो बेस ही व्यवहारवाद को मानता है कि राजनीति विज्ञान में जो हम अनुसंधान कर रहे हैं, बेसिकली जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो मनुष्य के व्यवहार से बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। तो हमारा जो रिसर्च हमारा है वो एक तरह से व्यवहार पर बेस्ड होना चाहिए। कि जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, इंडियन डेमोक्रेसी को देखिए, पाकिस्तान में देखिए, कहीं दूसरी जगह पर आप देखिए, सब जगह उसकी जो फंक्शनिंग है सेम नहीं होती। तो क्या चीज प्रभावित करती है? लोगों का व्यवहार। तो व्यवहारवादी उपागम जिसमें जो मेन थिंकर्स हमारे रहे हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर जो हमारे रहे हैं, लासवेल है, डेविड ईस्टन है, आमंड है, इन लोग का क्या कहना था कि अगर हम राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके से शोध करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से तर्क पर, लॉजिक पर बेस्ड हो, वैज्ञानिक पद्धतियों को फॉलो करते हुए वैज्ञानिक तरीके से उस स्टडी को किया जाना चाहिए। और जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्च कर रहा है, वो पूरी तरह से अपने वैल्यूज से, अपनी पसंद नापसंद से फ्री होके फैक्ट बेस्ड रिसर्च करे। तभी हम राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। और दूसरी बात, राजनीति विज्ञान में जितने भी कॉन्सेप्ट, हम पावर की स्टडी कर रहे हैं, हम सत्ता की स्टडी कर रहे हैं, हम दबाव की स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स की हम स्टडी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उससे जुड़े लोग हैं उनका अपना व्यवहार उस संस्था की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। तो व्यवहारवादी उपागम ने एक तरह से राजनीति विज्ञान को प्योर विज्ञान बनाने का एक जिसको कहेंगे बीड़ा उठाया या प्रयास किया। और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा मार्टिन लिप्सेट का, डेविड ईस्टन का, लासवेल का। लेकिन एक समस्या व्यवहारवाद में रही कि व्यवहारवादी जो उपागम था, एम्पेरिकल स्टडी अप्रोच जिसको जानते हैं, वहां समस्या क्या थी कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की बात तो कही गई कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पूरी तरह से साइंस बेस्ड तरीके से करें, हम अपने वैल्यूज से फ्री होकर करें, जो जैसा है उसको वैसा बताने का प्रयास करें। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई कि राजनीति विज्ञान बनने की सीढ़ी में तो आगे बढ़ा, लेकिन संभवतः वो राजनीति विज्ञान नहीं रहा। क्योंकि जैसा कि स्टार्ट में ही मैंने बोला कि जो सोशल साइंसेज हैं वो मानव जीवन के किसी न किसी पहलू से जुड़े हैं। तो जो बात जो ह्यूमन बीइंग से जुड़ी है, अगर उसमें आप उन वैल्यूज को ही निकाल देंगे जो ह्यूमन बीइंग के लिए है, जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, तो उस स्टडी का भी फिर कोई फायदा नहीं है। तो व्यवहारवाद के विरोध में फिर अस्तित्व में आया उत्तर व्यवहारवाद, जो एक तरह से बैलेंस तरीका, रिसर्च में बैलेंस तरीका लेके चलता है कि एक तरफ तो हम साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट करें कि जो रिसर्च की जा रही है वो रिसर्चर की अपनी पसंद और नापसंद से प्रभावित हुए बगैर साइंटिफिक मेथड के जितने भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़े, ताकि हम एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचे। जो रिसर्चर है उसकी अपनी, हम क्या चाह रहे हैं, हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो चीज हमारे रिसर्च पर हावी नहीं होनी चाहिए। हम प्योरली साइंटिफिक तरीके को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। उत्तर व्यवहारवाद ने एक चीज तो ये कही। दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा रिसर्च है पॉलिटिकल साइंस में,
उसको हम टोटली वैल्यू फ्री कर ही नहीं सकते हैं। जो वैल्यूज हैं राजनीति विज्ञान के, जो वैल्यूज हैं या मानव जीवन के जो वैल्यूज हैं, उनको हम अपनी स्टडी से नहीं निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो वो स्टडी एक तरह से जिसको कहें कि ह्यूमन मानव जीवन के लिए या हमारे समाज के लिए उसका कोई रेलिवेंस नहीं रह जाएगा। और वह शोध, वह स्टडी जो मानव जीवन के लिए ही इररेलेवेंट हो जाए तो उस शोध का हम क्या फायदा है, उससे क्या हासिल होना है। तो उत्तर व्यवहारवाद में जो परंपरावादी उपागम था और जो व्यवहारवादी उपागम था, उन दोनों की समस्याओं को रिमूव करके साइंटिफिक तरीके से राजनीति विज्ञान में रिसर्च को आगे बढ़ाने की बात कही कि जो रिसर्च की जा रही वो ऐसा नहीं कि आप हम बंद कमरे में बैठ के, लाइब्रेरीज में बैठ के और अपना डाटा कलेक्ट करके, एनालिसिस करके वो रिसर्च कर दें जिसका वास्तविकता से, व्यवहारिकता से दूर दूर तक लेना देना ना हो। उस रिसर्च का मानव समाज को, मानव जाति को कोई फायदा नहीं होगा। तो रिसर्च वो होनी चाहिए जो साइंटिफिक मेथड्स को तो फॉलो करे ही करे, लेकिन मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता भी हो, मानव जीवन को बेहतर बनाए। वही अनुसंधान, वही अन्वेषण, वही जो आपकी स्टडी है वही रेलिवेंट है और वही मानव के लिए उपयोगी भी है। डेविड ईस्टन जो अपने आप में एक तरह से व्यवहारवादी उपागम के प्रणेता थे, लेकिन खुद उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया एक समय के बाद कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाते बनाते अपनी जो अपनी पहचान थी, जो विषय की पहचान थी, वो भूल रहा है। तो खुद उन्होंने व्यवहारवाद की उन कमियों को दूर करते हुए उत्तर व्यवहारवाद के तहत अपनी जो बातें कही उनको कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। पहली बात वो कहते हैं कि जब हम रिसर्च करें तो नियमितता, रेगुलरिटीज हो कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं उसमें रेगुलरिटी हो। ऐसा नहीं कि कोई चीज हमने कहीं से पिक की, कोई चीज हमने कहीं से पिक की। रेगुलरिटी अगर नहीं होगी तो रिसर्च आपका सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएगा। सपोज हम जो वोटर है, हम उसका वोटिंग बिहेवियर है, हम सपोज उसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो पूरा रेगुलरिटी के साथ आप स्टडी करें। क्योंकि जो वोटिंग बिहेवियर है, जरूरी नहीं है कि हमेशा जब आप बंदा वोट कास्ट कर रहा है तो वो सिर्फ पॉलिटिकली अवेयर होकर या इतना आइडियोलॉजी से क्या कहेंगे कि प्रभावित होकर वो वोट कास्ट कर रहा है। ये आप जानते हैं कि वोट कास्ट करते समय सिर्फ अवेयरनेस, आइडियोलॉजी ये फैक्टर काम नहीं करते, और भी बहुत सारे उसके सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, जातिगत बहुत सारे आधार ऐसे होते हैं जो उसके वोटिंग बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। तो उन तमाम चीजों को जब हम रेगुलरिटी के साथ अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, अपने रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे, तो एक बेहतर तरीके से और जिसको कहेंगे कि सही तरीके से हमारा रिसर्च आगे की दिशा में जाएगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हम रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं, वो वेरिफिकेशन करने लायक हो। ऐसा नहीं आपने जो डाटा कलेक्ट किया, आपने अपना रिसर्च कंप्लीट किया, आप ही जब दोबारा उसको वेरीफाई करना चाहे उस डाटा को, तो आप ही वेरीफाई ना कर पाए या दूसरा व्यक्ति उस चीज को वेरीफाई करना चाह रहा है तो वो चीज गलत साबित हो। डाटा आपका ऐसा होना चाहिए जिसको आप वेरीफाई कर सके। जब वेरीफाई कर सकेंगे तभी आप उसके आधार पर जनरलाइज कुछ थ्योरी, कुछ फाइंडिंग्स निकाल पाएंगे। इसके अलावा डेविड ईस्टन ने कहा कि जो टेक्निक्स हो, बेसिकली जो जोर था, और ये सेम चीज है, ये व्यवहारवाद में भी थी और उत्तर व्यवहार में भी आती है, बिहेवियरलिज्म में भी है और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में भी है, कि जो टेक्निक्स हम यूज करें, जो प्रविधियां हम यूज करें, वो ठीक है, राजनीति विज्ञान प्योर साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो साइंटिफिक निष्कर्ष उसके निकलेंगे और हम सही तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। तो ईस्टन कहते हैं कि जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो प्रविधियों का चुनाव, टेक्निक्स का चुनाव हमें बहुत सोच समझकर और इस तरीके से करना चाहिए कि वो टेक्निक शुद्ध हो और एक तरह से परीक्षित हो, टेस्टेड हो। जैसे आप जानते हैं कि जब रिसर्च हम सोशल साइंसेज में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम करते हैं, आपका क्वेश्चनर है, आपका ऑब्जर्वेशन है या आपका कंटेंट एनालिसिस है,
जब एहतियात के साथ इन टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर और साइंटिफिक और एक्यूरेट निकल के आता है। एक जो चीज डेविड ईस्टन ने कही वो कहता है क्वांटिफिकेशन, कि परिमाणीकरण, इस चीज पे ध्यान देना है। परिमाणीकरण या क्वांटिफिकेशन की जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके संबंध में जो हमने जो डाटा कलेक्ट किया, आंकड़े एकत्र किए, उनके आधार पर हम मेजरमेंट कर सके, उनका एक तरह से परिमाणीकरण कर सके। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। एक जो बड़ी बात कही डेविड ईस्टन ने वैल्यूज के बारे में, और यहाँ पर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, बेसिक जो अंतर देखने को मिलता है 2 पॉइंट पर मिलता है। एक तो मूल्य पर, कि जो व्यवहारवादी अप्रोच था रिसर्च का, वो ये कहता था कि रिसर्चर को वैल्यू फ्री होके स्टडी करनी चाहिए। आपकी जो वैल्यूज है, जो आपकी पसंद है नापसंद है, वो आपकी स्टडी पर, आपके रिसर्च पर, आपके अनुसंधान पर हावी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल न्यूट्रल, तटस्थ होकर रिसर्च करें, वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करें। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जिसने कहा कि टोटली वैल्यू फ्री रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में हो भी नहीं सकती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो अपने आप में सोशल साइंस में संभवतः मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जो अन्य ब्रांचेस को भी बहुत हद तक प्रभावित करती है, तो उसको हम वैल्यू फ्री नहीं बना सकते। वैल्यूज तो उसमें रहेंगे, लेकिन वैल्यूज की जो स्टडी हो वो बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से हो। आपकी जो पसंद है वो आपका जो रिसर्च है वो आपकी चॉइस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आपको अनबायस्ड तरीके से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएं, लेकिन वैल्यूज को शामिल करके। अपना जो एक तरह से जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी है, वो आपके रिसर्च पर हावी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो कही डेविड ईस्टन ने, वो कहते हैं कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक होनी चाहिए, कि जो सिद्धांत और अनुसंधान है वो आपस में संबंधित होने चाहिए। जो रिसर्च आपने किया है वो थ्योरी बेस्ड हो, आप उससे क्या सिद्धांत, क्या फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ ईस्टन कहते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद है, जो एक तरह से व्यवहारवाद और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों की जो अच्छाई है उनको लेकर के आगे बढ़ा। वो कहते हैं कि वैल्यूज को तो हमको शामिल करना ही करना है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो कहीं ना कहीं व्यवहारवादी उपागम में छूट गई थी, कि पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एक्चुअल पॉलिटिक्स और राजनीतिक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो बैठ करके लाइब्रेरी में या कहीं पर भी बैठ के आप अपना सिद्धांत दे रहे हैं, आप अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिक्स है वो उसकी जो अपनी समस्याएं हैं, बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या उस बीच में भी हमने देखा कि कितने सारे देशों में गृह युद्ध है, अकाल है, भूखमरी है, या तमाम तरह की इस तरह की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं व्यवहारवादी उपागम ने कहीं भी टच नहीं की, क्योंकि दोनों के बीच एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप, बहुत ज्यादा दूरी थी। तो दो चीजें ईस्टन कहते हैं जब उत्तर व्यवहारवाद के वो बात करते हैं, कि एक तो वैल्यूज को हम बिल्कुल अपने रिसर्च से बाहर नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज को हमें शामिल करना होगा, लेकिन हाँ, हमने हमारी अपनी जो चॉइस है वो उस पर हावी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या जो रिसर्चर है, उनका काम ये नहीं है कि सिंपली आप बैठ करके आपने जो है एसी रूम में बैठ के या लाइब्रेरी में बैठ के आपने रिसर्च किया, आपने कुछ डाटा कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस किया और आपने फाइंडिंग्स निकाले। रिसर्च जो है वो सोसाइटी को, वो ह्यूमन बीइंग को, वो मानव जाति को क्या देकर जा रही है, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। तो वैल्यूज एंड रेलिवेंस दो चीजें इसमें मस्ट है। एक और जो चीज जो इसके बारे में बताना चाहूंगी, पॉलिटिकल साइंस में जब हम रिसर्च करते हैं कि बेसिक पर्पज क्या है। देखिए दो चीजें हैं, एक या तो आपका थ्योरेटिकल रिसर्च है, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और दूसरा अप्लाइड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जो फर्स्ट है, जो बेसिक रिसर्च है, वो क्या कहता है
कि नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि जहां पर आप सिर्फ जो ज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस का अपना एक जिसको कहेंगे ज्ञान का भंडार है, उसमें कुछ नया जोड़ना, या पुराना जो नॉलेज है, जो पुराना सिद्धांत है, जो पुराना अन्वेषण है, उसमें सुधार करना। जब आप इस टाइप का रिसर्च करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च। ये रिसर्च भी चाहे हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें होती रही है, लेकिन ज्यादा जो जोर है वो है अप्लाइड रिसर्च पर, टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आप जानते हैं सभी समाज, सभी राज्य विभिन्न समस्याओं से कंटिन्यूअस जूझते रहते हैं। तो रिसर्च देखिए, हम कहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं तो उस हर उस काम का कोई रेलिवेंस होता है, कोई प्रासंगिकता होती है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, उससे क्या हासिल होना है। तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो पर्पज दो ही होंगे, या तो बेसिक रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, कि आप नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, कि आप कुछ इनहांस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के भंडार में, कुछ नया आप जोड़ रहे हैं, या जो अधूरा है उसको आप पूरा कर रहे हैं, या जो भ्रांति कहीं पर अगर आपको लगती है आप उसको रिमूव कर रहे हैं। और दूसरा होगा अप्लाइड रिसर्च, टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सपोज बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज आप अपने सोसाइटी में भी देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, तो आपका रिसर्च अगर थ्योरेटिकल नहीं है तो अप्लाइड बेस्ड जरूर होना चाहिए, कि उस रिसर्च के माध्यम से जब आप अपने रिसर्च को कंप्लीट करेंगे, जब आप अपने फाइंडिंग्स बताएंगे, फाइंडिंग्स निकालेंगे, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि समाज के लिए उसका योगदान क्या है। रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, उसमें कोई जिसको कहेंगे कोई इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है, कुछ ना कुछ। क्योंकि देखिए, जब आप इतने बड़े लेवल पर एक काम को कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रेलिवेंस होना चाहिए, उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो दो ऑब्जेक्टिव्स में से आप किस चीज को ध्यान में रख करके अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपको स्टार्टिंग में क्लियर होना चाहिए। अब एक बात आती है कि रिसर्च जब हम राजनीति विज्ञान में करते हैं तो एक आप जानते हैं कि बहुत वाइड विषय है। बहुत कहने को तो हम कहते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, जिसमें हम राज्य, राजनीतिक संस्थान और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, लेकिन इन 3-4 शब्दों में ही इतना विशाल दायरा इस विषय का है कि तमाम जो टॉपिक्स हैं, तमाम जो पहलू हैं, वो इसमें समाहित हो जाते हैं। 1977 में जो आफ्टर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने 6 अप्रोच की बात की, 6 डोमिनेंट रिसर्च अप्रोच की बात की, कि जब हम रिसर्च के लिए अपना टॉपिक सेलेक्ट करते हैं या हम रिसर्च के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो जो भी टॉपिक हम चुनते हैं वो इनमें से कहीं ना कहीं 6 में से किसी न किसी एक अप्रोच में लाई जरूर करता है। और 6 अप्रोच में उन्होंने पहला अप्रोच क्या बोला, पॉलिटिकल फिलोसफी। वो कहते हैं जो आपका रिसर्च है, या तो वो कुछ किसी ऐसे इशू को, ऐसे पर्पज को टच कर रहा है, चूज कर रहा है, जो अपने आप में पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, या आपके किसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को टच कर रहा है। आप डेमोक्रेसी पे स्टडी कर रहे हैं, आप राजतंत्र पे स्टडी कर रहे हैं, या विभिन्न जो कंट्रीज है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहां पे इस टाइप की टेंडेंसीज क्यों इमर्ज कर रही हैं कि एक तरह से तानाशाही का कहीं ना कहीं झलक दिख रही है। तो ये सब चीजें क्यों है, जब आप इन पर स्टडी करते हैं तो उसको पॉलिटिकल फिलोसफी बेस्ड अप्रोच कहेंगे। दूसरी बात आपने कही कि आपका जो रिसर्च है वो इंस्टीट्यूशनलिज्म, दूसरे अप्रोच की बात की उन्होंने, इंस्टीट्यूशनलिज्म, ए स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो इंटर रिलेशनशिप है, उनके जो नॉर्म्स है, और जो गवर्नेंस का पैटर्न है। यानी जो दूसरा अप्रोच है इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसमें आप क्या किस चीज पे फोकस करते हैं कि जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, आपका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आपका मीडिया, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो काम कर रहे हैं, और उनकी इंटर रिलेशनशिप, आप इस पर स्टडी कर सकते हैं। ये दूसरा अप्रोच है।
तीसरी बात जो ऑथर ने कही वो कहते हैं प्लूरलिज्म, कि जो आपका रिसर्च है वो उसका एक अप्रोच होता है प्लूरलिज्म, जहां पर किस पर आपका जो स्टडी है वो किस पर फोकस करती है कि जो ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके पॉलिटिकल सिस्टम में, जब पावर के लिए वो कॉम्पीट करते हैं, तो उस पावर को कॉम्पीट करने की इस प्रोसेस में जो ग्रुप्स शामिल होते हैं, जब आप उस पर रिसर्च करते हैं तो वो अप्रोच कहलाता है प्लूरलिज्म। एक बात कही आपने बिहेवियरलिज्म, कि जो आपका रिसर्च अप्रोच है वो बिहेवियरलिज्म बेस्ड होगा, जहां पर फोकस किस चीज पर होता है, पॉलिटिकल बिहेवियर पर, या जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका एटीट्यूड या ओपिनियन, मतलब टोटली पॉलिटिकल बिहेवियर। अगर इस पर बेस्ड आपका रिसर्च है तो वो अप्रोच कहलाता है बिहेवियरलिज्म। अगली बात कही है आफ्टर ने स्ट्रक्चरलिज्म, जहां पर जो गवर्नेंस है उसका विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके स्ट्रक्चर पर जब आप बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड आपका रिसर्च। लास्ट बात डेविड एक्टर ने बोली डेवलपमेंटलिज्म, जहां पर जो रिसर्च होती है वो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जो पॉलिटिकल एक्शन है उस पर बेस्ड होती है, और इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, इनसे संबंधित जो इश्यूज हैं उनको टच किया जाता है। तो एक्टर ने एक तरह से जिसको कहेंगे कि एक बहुत वाइड तरीके से एक कैटेगराइजेशन किया जो पॉलिटिकल रिसर्च होती है, राजनीति विज्ञान में जो अनुसंधान होता है कि 6 अप्रोच में तमाम चीजें जो भी रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में हो रही है इनमें से किसी न किसी अप्रोच के तहत वो जरूर आएगी। कौन कौन सा अप्रोच? पॉलिटिकल फिलोसफी, इंस्टीट्यूशनलिज्म, बिहेवियरलिज्म, प्लूरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डेवलपमेंटलिज्म। अब बात करते हैं कि ये तो बात हुई 70s की। अब हम बात करते हैं थोड़ा प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। देखिए सोशल साइंस ये कहते हैं कि एक तो नॉलेज, एक डेवलपमेंट, दो चीजें ऐसी हैं जिनको हम कभी भी ये नहीं कह सकते आज हम अपने अंतिम चरण पर पहुंच गए। जहां हमको लगता है हम लास्ट में पहुंच गए हैं, अंतिम चरण पर पहुंच गए, वहां से एक नई शुरुआत होती है। नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होती और डेवलपमेंट कभी कंप्लीट नहीं होता। तो 77 में ये 6 जो है अप्रोच डेविड एक्टर के द्वारा बताए गए। इसके बाद 2001-2 में जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन है उसके द्वारा एक स्टडी की गई कि जो हम पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च कर रहे हैं वर्तमान समय में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च के लिए जिनको कहेंगे बिग इश्यूज या बर्निंग इश्यूज हैं। तो जो 4 इंपॉर्टेंट जर्नल हैं, द अमेरिकन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल रिसर्च क्वार्टरली, इन्होंने एक स्टडी कराई और फोकस किया कि वर्तमान समय में जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है वो बेसिकली इनमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पर बेस्ड है, चाहे तो पॉलिटिकल थ्योरी है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। कि इन ये ब्रॉड टॉपिक हैं जिनमें आपका जो रिसर्च हो रहा है वर्तमान समय में पॉलिटिकल साइंस में वो कहीं ना कहीं इनमें से किसी ना किसी टॉपिक को टच करते हुए जरूर जाएगा। तो ये एक बात है कि जो पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च हो रहा है उसका एक तरह से कंडीशन, फाउंडेशन या उसका जो स्टेट है वो उसकी जो स्थिति है इन जनरल वो क्या है। कि सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस सब अपने आप में इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आप जानते हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ स्टेट के साथ नागरिक का जो भी संबंध है
आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक तमाम पहलू इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आज के जमाने में या आपका जो पॉलिटिकल लाइफ है वो आज के समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जीवन के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो उसी को टच करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो रिसर्च है, सामान्य तौर पर मैंने आपको ये चीज बताई कि क्या एक ट्रेंड उसमें है, क्या ट्रेंड सेट है। लेकिन जहां तक बात करते हैं, अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये तो बात हुई एक सामान्य कि पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च का ट्रेंड है वो क्या है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में अनुसंधान की, तो विकासशील देशों में ऐसे तो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, स्टेट है, वो तमाम चीजें एक तरह से डिसाइसिव फैक्टर है आज के समय में ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन जब बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, तो वहां राजनीति और भी ज्यादा केंद्रीय और निर्णायक भूमिका में है। देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें ऑलमोस्ट पैटर्न सेट है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर आज भी आप कहीं पर भी देख लीजिए, अपने आसपास श्रीलंका का इशू देख लीजिए, आज भी इतनी ज्यादा उथल पुथल है कि वहां राजनीति जो है डेवलप कंट्रीज की अपेक्षा ज्यादा, जिसको कहेंगे डिसाइसिव फैक्टर है। तो ऐसे कंट्रीज में फिर पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिकल साइंटिस्ट की और पॉलिटिकल साइंस में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा, जिसको कहेंगे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए, आज के समय में या इवन कभी भी डेमोक्रेसी का कोई विकल्प नहीं था, लोकतंत्र का कोई विकल्प नहीं था। और ये कहना कि सिर्फ हम ये कह दें कि हाँ डेमोक्रेसी अपने आप में द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो है, लेकिन उसमें एक व्यक्तिगत रूप से, एक सिटीजन के रूप में मैं अपना रोल कहाँ प्ले कर रहा हूँ, वो तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए जो मैंने आपको बात बोली कि डेवलपिंग कंट्रीज में राजनीति और भी ज्यादा केंद्रीय निर्णायक भूमिका में होती है, क्योंकि अगर आप इन कंट्रीज में कुछ लोगों के हाथ में ये तमाम चीजें जो पॉलिटिकल रिसर्च है या पॉलिटिकल नॉलेज है, कुछ लोगों के हाथ में अगर ये चली जाएगी तो अथॉरिटेटिव टेंडेंसीज को इमर्ज होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इसलिए राजनीतिक विषय में कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, प्राधिकारियों के व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान और अनुभव पर निर्भर रहना लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं होता। इसलिए राजनीति इन डेवलपिंग कंट्रीज में राजनीति विज्ञान को, राजनीतिक ज्ञान को और राजनीतिक अनुसंधान को ज्यादा अनुभवपरक, वैज्ञानिक, सार्वजनिक और संचारणीय, कि जो हमने रिसर्च किया है वो एम्पेरिकल बेस्ड हो, वो साइंटिफिक हो और साथ ही साथ हम उसको कम्युनिकेट कर सके, इस तरह का होना चाहिए, ताकि राजनीतिक समाज की प्रक्रिया में हर व्यक्ति की, हर सिटीजन की प्रॉपर भागीदारी हो सके। राजनीति अपने आप में कलेक्टिव एक्टिविटी है, एक तरह से सामूहिक गतिविधि है, और इसके द्वारा मानव की सभी समस्याओं का एक तरह से ज्ञान और समाधान लौकिक आधार पर ही किया जा सकता है, और लौकिक जीवन और समाज की अंतःक्रिया से विचार, सिद्धांत, नियम और निष्कर्ष निकलते हैं। तो जो हम रिसर्च कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उस रिसर्च के लिए हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव है, क्योंकि देखिए भारत जो है, जैसे अन्य डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हीं कंट्रीज की तरह से सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक विविधताओं से भरा हुआ देश है। और ऐसी स्थिति में राजनीति का जो चिंतन है, अन्वेषण है और विश्लेषण है, वो लौकिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा जो सामान्य नागरिक है वो राजनीतिक यथार्थ को समझ पाएगा। इस बात को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो हम रिसर्च कर रहे हैं, एक तरफ रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, कि हमने रजिस्ट्रेशन कराया, हमने अपना 6 महीना, 1 साल या 1.5 साल लगाया, एक रिसर्च की, बाइंड कराया, सबमिट की, और हम जो है एक उपाधि हमको मिल गई। वो चीज की मैं बात नहीं कर रही। जब हम इतने इम्पोर्टेंट
विषय से जुड़े हैं और जब हम इतने इम्पोर्टेंट जगह पर बैठे हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि जो हम रिसर्च करें उससे क्या हम समाज को देंगे, क्या उससे आगे के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। कम से कम ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये सब जो चीजें हैं वो हमको एक तरह से क्लियर होनी चाहिए। और राजनीति विज्ञान को आप अपने रिसर्च के माध्यम से या तो थ्योरेटिकल बेस्ड या अप्लाइड रिसर्च अगर कर रहे हैं तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका रिसर्च हेल्प करेगा, कम से कम बहुत बड़े लेवल पर नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आपको रिसर्च करते समय आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इसी से जुड़ी बात आती है, क्योंकि मैंने कहा कि जब आप रिसर्च शुरू कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका जो रिसर्च है वो समाज को या राजनीति विज्ञान को किस तरीके से हेल्प करेगा। अब बात करते हैं, जो मैंने कहा कि तीन पार्ट में मैं आपको अपनी बात कहना चाहूंगी कि एक तो स्थिति सोशल साइंस और स्पेशल रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, और लास्ट जहां पर आप आज बैठे हैं वहां से जब आप अपने रिसर्च के काम को शुरू करेंगे तो आप किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राजनीति इसकी रिसर्च की बात करते हैं तो एक दो चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पहली चीज जो है कि जो रिसर्च यहाँ पर होता है वो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव उसका उतना ज्यादा जिसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाता। जब हम इस बात को इवन सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स से कंपेयर करते हैं तो वहां जो रिसर्च हो रही है उसका योगदान आई थिंक, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कह रही हूँ, लगता है कि शायद ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च पॉलिटिकल साइंस में हो रही उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना तो हमको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पे दिखता ना हमको एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग में दिखता। तो ऐसा क्यों? इसका मतलब तो ये है कि ना तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग रास्ते पर चल रहे हैं और ना ही हम पॉलिटिकल साइंस को कुछ नया देकर जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम खाली रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि उसके पीछे कुछ रीजंस हैं कि जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं कि बहुत सारे इश्यूज पे हम नहीं बोल सकते उतना फ्रीली, या आपने कोई टॉपिक पर आपने रिसर्च शुरू किया तो उससे रिलेटेड जो आपको रिपोर्ट चाहिए या आपको कोई रिकॉर्ड्स चाहिए, बहुत बार सिक्योरिटी, सेफ्टी, सेंसिटिविटी या मतलब इजीली वो अवेलेबल नहीं है, इस कारण से वो चीजें आपको अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उस टाइप का गहन शोध भी नहीं हो पाता। ये सब बैरियर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रिसर्च है वो हो ही रही है और इस रिसर्च को ज्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए, ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए जो रोल है वो हर तरह से हम लोग को अपना रोल प्ले करना होगा, चाहे एज ए रिसर्च स्कॉलर है, चाहे एज ए रिसर्च सुपरवाइजर है, चाहे एज जो हमारी फंडिंग एजेंसी है रिसर्च को फंडिंग कर रही है उनका जो रोल है, सब जब अपना रोल अपने साइड से प्ले करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने रिसर्च वर्क को और ज्यादा बेहतर तरीके से ना कर पाए। तो थोड़ा सा हर पार्ट पर, चाहे रिसर्चर का पार्ट है कि हम रिसर्च सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ना करें, कहीं ना कहीं जब हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हम जिस टॉपिक पर हम काम करने जा रहे हैं, जिस इशू पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, हमारे लिए, राजनीति विज्ञान के लिए, समाज के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए उसका क्या फायदा, क्या हासिल होने वाला है, वो कितना रेलिवेंट है सोसाइटी के लिए या पॉलिटिकल साइंस के लिए, ये चीज हमारे दिमाग में जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो जिसको कहेंगे कि सिस्टमैटिक, जो सिस्टम बेस्ड प्रॉब्लम है कि जो रिसर्च करना हम चाह रहे हैं, हमें डाटा नहीं मिल रहा है या हमको वो माहौल नहीं मिल रहा है, वो तमाम चीजें जो एजेंसीज हैं, जो इस रिसर्च से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, उनका ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि इन बैरियर्स को दूर करें ताकि एक बेहतर तरीके से हम शोध कार्य को राजनीति विज्ञान में या हमारा जो ये अनुसंधान कार्य है इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। अब मैं एक लास्ट बात आपके साथ करना चाहूंगी। ये तो बात हुई रिसर्च इन पॉलिटिकल साइंस, क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, क्या
कहाँ से एक तरह से हमने शुरुआत की, और स्पेशली जब पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की हम बात करते हैं तो जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच और पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अप्रोच, उसका क्या अपना योगदान रहा। और स्पेशली क्योंकि आप जानते हैं जो व्यवहारवादी उपागम है एक तरह से अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से ही निकल के बाहर आया, तो उनका पॉलिटिकल साइंस में जो रिसर्च हो रहा है उसमें क्या योगदान है, क्या अप्रोचेज उन्होंने बताए, तो बात आपसे शेयर की। अब लास्ट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो जब आप अपना थीसिस का काम शुरू करेंगे, जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे, तो वैसे तो ये है कि आप जिस कोर्स में आप लोग एनरोल्ड हैं, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ रिमूव हो जाएंगी। आपके तमाम कॉन्सेप्ट, मुझे विश्वास है, आपके क्लियर रहेंगे और आपको इस टाइप की कोई परेशानी नहीं आएगी कि कैसे हम सिनॉप्सिस बनाएं और कैसे हम अपने रिसर्च को शुरू करें। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि जब हम सिनॉप्सिस की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक की, कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम टॉपिक चूज करते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि आप रिसर्चर हैं, आपको रिसर्च करना है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। बहुत बार क्या होता है, अभी तो देखिए प्री पीएचडी कोर्स है तो बहुत सारी चीजें क्लियर रहती हैं, या मान लीजिए बच्चा एमफिल करके आता है उसको फिर भी थोड़ा सा आइडिया रहता है, या फिर आप इतने अवेयर हो। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा अवेयर नहीं हो, डायरेक्ट पीएचडी कोर्स में एनरोल हो रहा है, टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको स्पेसिफाई करना है, फॉर्मुलेट करना है, उसको बहुत क्लियर नहीं होता। तो वहां क्या समस्या होती है कि टॉपिक आपने ऐसा ले लिया, या तो आपके पसंद का नहीं है, या वो आपको बहुत क्लियर नहीं है। तो सबसे पहली चीज ये है कि जब आप टॉपिक चूज करें रिसर्च के लिए, पहली बात वो आपके पसंद का होना चाहिए, आपके चॉइस का होना चाहिए। आपको आप करना क्या चाह रहे हैं उस रिसर्च में, उस टॉपिक पर, उस इशू पर, आपका जिसको कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, टॉपिक डिसाइड करते समय या रिसर्च प्रॉब्लम जो आप ले रहे हैं उसको डिसाइड करते समय एक चीज आपको देखनी है, सोर्स मटेरियल। आपने जो टॉपिक डिसाइड किया, जो आपको डाटा चाहिएगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, आप एक बार एनालिसिस कीजिए कि वो आप अवेलेबल कर पाएंगे। आपने टॉपिक ऐसा चूज कर लिया जो आपको पसंद भी है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप पैसा भी लगा रहे हैं, आप टाइम भी लगा रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है या तो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है और या वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे इश्यूज आप जानते हैं सोशल साइंस में ऐसे होते हैं कि वहां पे इजीली एक्सेस करना किसी भी रिसर्चर के लिए आसान नहीं होता। तो आप स्मूथली रिसर्च को आगे बढ़ा सकें, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका पैसा वेस्ट ना हो, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना है। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो आपने टॉपिक चूज किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जनरली बहुत आपने कहा कि मुझे रिसर्च करना है, ठीक है, पंचायती राज, विमेन एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी, इस टाइप से आपने जनरल टॉपिक, आपने बस एक जिसको कहेंगे कि एक शब्द उठा लिया, लेकिन आपको टॉपिक क्लियर नहीं है। रिसर्च आगे बढ़ाने के पहले ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मेरा टॉपिक क्या है, जो मैंने प्रॉब्लम सिलेक्ट की है, जो मुझे अपने रिसर्च में काम करना है, उसमें एक्चुअली मुझे करना क्या है और कैसे करना है, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये तमाम चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए रिसर्च करते समय। एक और चीज, क्योंकि आप प्री पीएचडी कोर्स में एनरोल्ड हैं और आगे निश्चित रूप से पीएचडी आपको आगे बढ़ानी है अपनी, टॉपिक ऐसा चूज कीजिए पॉलिटिकल साइंस में या किसी भी सोशल साइंस में जहां पे एक तो जो आपको डाटा है, जो आपको इंफॉर्मेशन है, वो मिल भी जाए, साइंटिफिक तरीके से मिल जाए, और उसमें जिसको कहेंगे कि आप एम्पेरिकल तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकें। टॉपिक चूज करना और सही तरीका डिसाइड करना रिसर्च में आगे बढ़ने का आपकी आधी समस्या को खत्म कर सकता है। टॉपिक चूज करने के बाद
अब एक जो चीज मैं आपको बताऊंगी, सिनॉप्सिस जब आप अपना बनाते हैं, जब इसमें एनरोल्ड आप हो जाएंगे पीएचडी के लिए, तो सिनॉप्सिस आपको सबमिट करना होगा। सबसे पहले आप अपना टाइटल देख लीजिए, आप अपना शीर्षक देख लीजिए कि जिस पे आपको काम करना है, आपके इंटरेस्ट का है, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो आपको डाटा चाहिए वो आप कलेक्ट कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना है, प्राइमरी डाटा है चाहे सेकेंडरी डाटा है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए, सोशल साइंस में हम रिसर्च कर रहे हैं और एक जिसको कहेंगे एक क्या कहेंगे कि बहुत सारी लिमिटेशंस हमारी होती हैं। तो उन लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हो सकता है जिस जिस टॉपिक पर, जिस इशू पर मैं रिसर्च कर पाऊं आप ना कर पाए, जिस पर आप कर पाए मैं ना कर पाऊं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो उन लिमिटेशंस को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिमिटेशन को ध्यान में रखेंगे तो उन चीजों पर, उन बातों पर, इन इश्यूज पर कोई रिसर्च नहीं होगी, अनुसंधान नहीं होगा, स्टडी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में रिसर्च को शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना है। ये सिनॉप्सिस का पहला चरण, इंट्रोडक्शन। जब आप अपना सिनॉप्सिस बनाएंगे, पहला जो स्टेप होगा, पहला जो आपको काम करना होगा वो होगा शीर्षक का चयन, किस टॉपिक पे आपको काम करना है। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। व्हाई दिस स्टडी, कि जो प्रॉब्लम आपने चुना है, जो जिस इशू पे आप काम करने जा रहे हैं, उसको आपने क्यों चुना है। जनरली देखिए, जब भी आप जाते हैं रिसर्च से रिलेटेड, आप किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी उसमें बैठते हैं, तो ये पूछा जाता है कि ये टॉपिक क्यों चुना आपने। तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये जवाब नहीं होता कि मुझे सर ने बताया, मुझे मैडम ने बताया, या मुझे बस ठीक लगा। चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने जो ये चुना है टॉपिक, जो आपने प्रॉब्लम को चुना है काम करने के लिए, क्यों चुना है, क्या रीजन है। दूसरा, तीसरी बात जो आएगी हाइपोथेसिस। जब आप अपना टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, आपने जो प्रॉब्लम है उसको फॉर्मुलेट कर लिया कि मुझे अपने रिसर्च में इस प्रॉब्लम पर और इस तरीके से काम करना है, नेक्स्ट आप बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस उपकल्पना, आप जानते हैं, एक संभावित निष्कर्ष। क्योंकि आई थिंक ये कोर्स आपका कई दिनों से चल रहा है, तो यहाँ तक आपने शायद कवर कर लिया होगा, क्या हाइपोथेसिस है, क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तीसरा स्टेज हाइपोथेसिस का, कि अपने टॉपिक से रिलेटेड आप 5, 4, 6 जो भी है वो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। उन हाइपोथेसिस को ध्यान में रखकर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की जो रिसर्च आप करने जा रहे हैं, उस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वो एम्स आप डिसाइड करेंगे। अगली बात आएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य का अवलोकन। जो टाइटल आपने अपने रिसर्च के लिए चूज किया, उसमें ऑलरेडी जो काम हो चुका है, चाहे वो आपकी बुक्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, रिपोर्ट्स हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्योंकि रिसर्च, उन्हें खोजना, जहां से आपने शुरुआत की होगी अपने इस कोर्स की, कि शोध किसे कहते हैं, रिसर्च किसे कहते हैं, रिसर्च, उन्हें खोजना। तो ऐसा नहीं है कि आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ पहले से ऑलरेडी ज्ञान या नॉलेज या कोई रिकॉर्ड, कोई किताब, कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज है ही नहीं, उस पर तो हम सोच ही नहीं सकते। अगर हम ये कहते हैं कि इस टॉपिक पर पहले से बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब जब हम ये कह रहे हैं इस टॉपिक पर, तो उस टॉपिक के बारे में हम जानते हैं ना। तो ध्यान ये देना है कि जो लिटरेचर है ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको रिव्यू करना है। क्योंकि उससे क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो ऑलरेडी जो काम हो चुका है उस टॉपिक पर, वो आपको क्लियर होगा कि ठीक है, मैंने विमेन एम्पावरमेंट लिया है, या मैंने पंचायती राज लिया है, या मैंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स लिया है, या मैंने दल बदल लिया है, व्हाटएवर, जो भी मैंने रिसर्च टॉपिक अपना डिसाइड किया है, उस पर ऑलरेडी क्या काम हो चुका है। एक तो आपकी जानकारी में ये आएगी चीज, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, बहुत सारे जो दिमाग में आपके चल रही होंगी कंफ्यूजन, भ्रांतियां, वो क्लियर होंगे आपके टॉपिक से रिलेटेड। और दूसरी चीज क्या होगी कि आपको उसी से क्लियर होगा कि ऐसा कौन सा पहलू है जो अभी तक अनटच्ड है,
जो मैंने टॉपिक लिया, कौन सा ऐसा पहलू है इस इशू का, इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का, जिस पर बहुत ज्यादा काम अभी नहीं हुआ है, तो मुझे फिर उस पर कैसे फोकस करना है। दो चीजें आपकी स्क्रीन में। अब आएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। वैसे तो जब आप सिनॉप्सिस बनाते हैं तो इक्वली इम्पोर्टेंट है सारी स्टेज, सारे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अब बात आएगी मैथडोलॉजी, शोध प्रविधि। बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से, बहुत सोच विचार के आपको अपने रिसर्च टॉपिक के लिए रिसर्च मैथडोलॉजी डिसाइड करनी है कि आप किस मेथड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, किस टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो किस मेथड के माध्यम से आपको मिलेगी। जनरली जो रिसर्चेस पॉलिटिकल साइंस में हो रही हैं तमाम एम्पिरिकल बेस्ड है, तो आपको अपनी टेक्निक इस प्रकार से डिसाइड करनी, चाहे आप क्वेश्चनर लेते हैं, चाहे आप शेड्यूल लेते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, आप केस स्टडी लेते हैं, आप डाटा, आप कंटेंट एनालिसिस लेते हैं, व्हाटएवर, जो भी मेथड आप डिसाइड कर रहे हैं आपके टॉपिक के लिए वो कितने कारगर, कितने सुटेबल, तमाम चीजों को बहुत एहतियात के साथ डिसाइड करना है। मैथडोलॉजी में जब आप ये टेक्निक डिसाइड करेंगे, एक और चीज होती है, अगर आपका जो रिसर्च है वो फील्ड वर्क बेस्ड है, जैसे सपोज आपने लिया पलायन, मान लीजिए रिसर्च के लिए आपने कोई एरिया लिया कि फला गांव से, फला एरिया से या फला जिला से जो पलायन हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, उसको आप अपने रिसर्च के लिए चूज किया आपने। तो लोकेल ऑफ द स्टडी आपका जो फील्ड वर्क होगा, जो आप अपना क्या कहेंगे प्राइमरी डाटा अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करेंगे, वो किस एरिया, वो कौन सा एरिया होगा, लोकेल ऑफ द स्टडी, अध्ययन का क्षेत्र, वो आपको डिसाइड करना होगा। इसी के तहत उस एरिया का, देखिए कोई भी पॉलिटिकल कंसेप्ट है या कोई भी पॉलिटिकल इशू है, उसके पीछे जो फैक्टर एक स्थान पर एक समय पर है, जरूरी नहीं दूसरी जगह भी वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो। उनमें कुछ अंतर हो सकता है, उनकी इंटेंसिटी में अंतर हो सकता है, उनकी प्रायोरिटी में अंतर हो सकता है, या हो सकता है बिल्कुल टोटली वो डिफरेंट हो। तो ये चीज जब आप अपने अध्ययन क्षेत्र डिसाइड करेंगे अपने टॉपिक के लिए, मैंने एक उदाहरण आपको बताया, मान लीजिए आप विमेन एम्पावरमेंट ही लेते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट या पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और विमेन एम्पावरमेंट पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं सपोज, तो जहां जिसको आपने अपना स्टडी का एरिया चुना है फील्ड वर्क के लिए, वहां की तमाम हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, एजुकेशनल तमाम जानकारी आपको अपने रिसर्च के लिए होनी चाहिए, कि कोई जितनी ऑथेंटिक आपकी ये जानकारी होगी, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बोला कि जो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे फैक्टर्स जो जुड़े होते हैं किसी भी फिनोमिना से, उनको जितना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे उतना बेहतर तरीके से आप अपने शोध को आगे बढ़ा पाएंगे। अगली जो बात आएगी सिनॉप्सिस में वो आएगी चैप्टर स्कीम। बहुत ध्यान से करना है चैप्टर स्कीम, कि जब आपने अपना टॉपिक डिसाइड कर लिया, सपोज आपने माइग्रेशन ही लिया, या आपने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट लिया, या आपने पंचायती राज लिया, या आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस लिया, व्हाटएवर जो भी आपने लिया, जो नेक्स्ट स्टेज आएगा आपके इस सिनॉप्सिस में वो आएगा चैप्टर स्कीम, कि आप अपने इस स्टडी को कितने चैप्टर्स में डिवाइड करने जा रहे हैं, और उन तमाम चैप्टर्स के बारे में संक्षेप में आपको लिखना भी होगा। सपोज चैप्टर स्कीम में आपने फर्स्ट चैप्टर बनाया इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर आपने बनाया रिसर्च मेथड, थर्ड चैप्टर आपने मान लीजिए जिस भी कॉन्सेप्ट को आप ले रहे हैं, माइग्रेशन को आप अगर ले रहे हैं तो सपोज आपने बनाया कंसेप्चुअल एनालिसिस की, जो संकल्पना आपने ली है उसका एनालिसिस आपको करना है। फोर्थ चैप्टर सपोज आपका फील्ड वर्क, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सब के सब फील्ड वर्क बेस्ड है, इसको आप खाली कमरे में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के इन टॉपिक पे रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं, और ना करनी चाहिए।
ये वो तमाम इशू हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़े हैं और लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक जुड़े हैं। आज ऐसा नहीं है ये इशू आज है कल खत्म हो जाएगा, कल इरेलीवेंट हो जाएगा, लंबे समय से चले आ रहे हैं और लंबे समय तक चलेंगे। ये तमाम जो इश्यूज होते हैं ये फील्ड वर्क बेस्ड स्टडी पर की जाती है। तो सपोज फर्स्ट चैप्टर आपने इंट्रोडक्शन बनाया, सेकंड आपने मेथोडोलॉजी कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, थर्ड आपने कंसेप्चुअल एनालिसिस बनाया कि क्या क्या जो आपने लिया है वो क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आप बताएंगे। फोर्थ आपने सपोज फील्ड वर्क जो आपने किया है उसका एनालिसिस। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज आपने अपना टाइटल माइग्रेशन ही लिया है, पलायन ही लिया है कि इस पर्टिकुलर गांव से इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से जो माइग्रेशन हुआ है, जो पलायन हुआ है, मुझे उसका एक एनालिटिकल स्टडी करनी है। तो उसमें जो वहां अभी भी हैं और जो वहां से माइग्रेट होके जा चुके हैं उन पर अपनी स्टडी को फोकस जब आप करेंगे तभी आपका जो रिसर्च है वो एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से और जिसको कहेंगे एम्पेरिकल और ऑथेंटिक होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर स्कीम, ये तो बात फोर्थ जो चैप्टर हुआ ये हुआ आपका कि जो आप फील्ड वर्क करेंगे उसका एनालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक होगा उस में ये घट पड़ भी सकता है, लेकिन ये कि कुछ चीजें फिक्स होती हैं कि आपका ठीक है मेथड आपका होगा, कंसेप्चुअल एनालिसिस होगा, फील्ड वर्क की स्टडी है तो फील्ड वर्क का एनालिसिस भी होगा, कंक्लूजन होगा और फाइंडिंग्स होंगी और नेक्स्ट फर्दर स्टडी के लिए आप क्या बताएं। कि देखिए जो बात मैं आपको कही कि नॉलेज एंड डेवलपमेंट ये चीजें हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अल्टीमेट पर हम पहुंच गए, जहां हमें लगता है हमने कंप्लीट कर लिया, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, हम एकदम जिसको कहेंगे अल्टीमेट हाइट पर पहुंचे, वहां से एक नई शुरुआत होती है नॉलेज की भी, डेवलपमेंट की। तो आप जिस भी टॉपिक पे आप खुद बैठकर सोचिएगा कि सपोज मैं माइग्रेशन पे करूं, सपोज मैं पंचायती राज पे करूं, सपोज मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे करूं, या ये तो कुछ इश्यूज बताए, मान लीजिए आप इंटरनेशनल रिलेशन में कर रहे हैं, आप टेररिज्म पे कर रहे हैं, आप नक्सलिज्म पे कर रहे हैं, किसी भी इशू पर आप कर रहे हैं तो वो आपका रिसर्च, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो काम किया ये कंप्लीट है, अब इसमें कुछ करने की गुंजाइश है। जहाँ हमारा नॉलेज, जहाँ हमारा रिसर्च, जहाँ हमारा अध्ययन अध्यापन अनुसंधान कंप्लीट होता है वहीं से मैं आगे के लिए और तमाम दिशाएं लेती हूँ। तो आगे फर्दर स्टडी के लिए क्या गुंजाइश है वो आप बताएंगे। आखिरी जो चीज आएगी इस प्रोसेस में रेफरेंसेस कि आप बिब्लियोग्राफी, आपका किन पुस्तकों की, किन रिपोर्ट्स की, आपका प्राइमरी डाटा कहाँ से, आपका सेकेंडरी डाटा कहाँ से, वो उन तमाम सब चीजों के बारे में आप जानकारी देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बताने की कोशिश की कि सिनॉप्सिस जब आप बनाएं तो आप किन किन चीजों का जो है ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। सिनॉप्सिस के लिए इंट्रोडक्शन, मतलब क्या क्या उसके स्टेप हैं, क्या क्या चरण है, किन किन चीजों को आपके ध्यान में रखना है जब सिनॉप्सिस आप अपने पीएचडी के लिए बनाएंगे। पहली चीज है आपका टाइटल, शीर्षक जो आपके रिसर्च का होगा उसको बहुत ध्यान से। एक और चीज आपको देखनी है कि जितने भी स्टेज में आपको बताने जा रही हूँ सब इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक पहले डिसाइड कर लिया और मेथड की जब बात की बाद में देखी जाएगी, नहीं, सारी चीजें आपको तसल्ली से बैठकर इंटर रिलेटेड है, बहुत ध्यान से जो है डिसाइड करनी है। क्योंकि ये कहते हैं कि रिसर्च एक ऐसा काम है, स्पेशली मैं यहाँ अब इस तीसरे पार्ट पे सिर्फ आपके पीएचडी वर्क की बात कर रही हूँ। अब मैं पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च का क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, क्या हुआ और क्या होना उस पर नहीं, सिंपली आपका जो पीएचडी आप करने जा रहे हो उस पर फोकस करनी जब आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करेंगे उस पर। तो टाइटल आपने डिसाइड कर लिया कि किस टाइटल पर, किस शीर्षक पे आप काम कर रहे हैं। बहुत एहतियात से फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपके इंटरेस्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे कि मुझे सर ने बता दिया, मुझे मैडम ने बता दिया, लेकिन बच्चे का तो इंटरेस्ट था नहीं, तो या तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते या उसमें इतना झेल जाते हैं कि लास्ट तक रिसर्चर की स्थिति ये होती है कि बस ये निपट जाए कैसे भी करके, तो वो उस काम में फिर आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे जिसको आप झेल करके या जिसको सिर्फ निपटाने के अंदाज में कर रहे हैं। तो एक बहुत
बड़ी जिम्मेदारी और विशेष रूप से आप लोग सिलेक्ट हुए हैं। आई थिंक आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसमें आप सिलेक्ट हुए हैं। बहुत एक बड़े इम्पोर्टेंट जगह पर है, इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, तो उतने रिस्पॉन्सिबल तरीके से और बहुत सजग होकर के इस काम को करना है। तो जो पहला स्टेज है, पहला स्टेप है सिनॉप्सिस तैयार करने का। आप अपना शीर्षक डिसाइड किए, उसके बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन। मान लीजिए आप माइग्रेशन पे कर रहे हैं, क्या आपका आशय है माइग्रेशन से। माइग्रेशन का जब आप इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक जगह से चले दूसरी जगह चलेंगे वो माइग्रेशन होगा। अपने आप में मैनिफोल्डिक कॉन्सेप्ट फिनोमिना है, तो उसको आपने क्लियर करना है कि जो भी टॉपिक लिया आपने, मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट को लिया, तो विमेन एम्पावरमेंट आप बहुत सारे डायमेंशन है उसके, क्या आप सबको ले रहे हैं, या आप पॉलिटिकल डायमेंशन ले रहे हैं, या आप इकोनॉमिक ले रहे हैं, क्या और किन वेरिएबल के साथ जोड़ करके आप उस स्टडी को करना चाह रहे हैं, वो चीज आप अपने इंट्रोडक्शन में देंगे। पहला सिलेक्शन ऑफ टाइटल एंड इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कि जो भी आपने प्रॉब्लम ली है, चाहे आपने सपोज यही लिया कि जो माइग्रेशन है वो दोनों के लिए, जो वहां से माइग्रेट होके चलेगा उस जगह के लिए भी इश्यूज, और जो चले गए उनके लिए भी इश्यूज, तो क्या समस्या है, क्या आप इस स्टडी में करना चाह रहे हैं, वो प्रॉब्लम आपको बतानी होगी कि मैं इस रिसर्च में, इस शोध में, इस अनुसंधान में, इस टॉपिक को जो मैंने चूज किया है, ये मेरा प्रॉब्लम शोध समस्या है, तो ये मैंने फॉर्मुलेट किया है अपने रिसर्च प्रॉब्लम। तीसरी स्टेज हाइपोथेसिस अपना बनाएंगे, कि जो भी आपने टॉपिक अपना डिसाइड किया उसके लिए हाइपोथेसिस आपने बनाए, और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, आपके रिसर्च के क्या उद्देश्य होंगे, आपके शोध के क्या उद्देश्य होंगे, वो डिसाइड किए। एंड नेक्स्ट स्टेज आएगी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपने जो टाइटल, जो रिसर्च का अपना प्रॉब्लम डिसाइड किया है, उससे रिलेटेड ऑलरेडी जो लिटरेचर है उसका रिव्यू करना है, जिससे आपको एक तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। जो क्या कहते हैं कि एक मिनट चलो, सॉरी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि जो लिटरेचर अवेलेबल है उसका आप रिव्यू करें अपना। देखिए, ये कहते हैं कि जितना हम पढ़ते हैं किसी चीज को उतना हम क्लियर होते हैं। ये मानना कि मैंने इस टॉपिक पे ये पढ़ लिया, मैं बहुत क्लियर हूँ, नो। जितना आप पढ़ते हैं उतना ज्यादा क्लियर होते हैं और उतना ज्यादा आपको आगे के लिए रास्ते मिलते हैं। दूसरा, इससे क्या फायदा होगा कि जो अनटच्ड पहलू है आप उस पर और भी ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट स्टेज मैथडोलॉजी, शोध जो आप करने जा रहे हैं, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है, उसमें किस मेथड को, किस टेक्निक को आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो टेक्निक आपको क्लियर होनी चाहिए, और उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको आना चाहिए। सपोज आपने साक्षात्कार, आपने इंटरव्यू मेथड आपने लिया, आपको सपोज हम माइग्रेशन की बात करें, आप मान लीजिए उस गांव के सरपंच को मिलने जा रहे हैं, प्रधान को मिलने जा रहे हैं, आप वहां से क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन गए, कितने लोग गए, कितनी उनकी जमीन थी, क्या उनके घर थे, अब वहाँ कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। सपोज आप इंटरव्यू आपने सिलेक्ट किया, अब उस इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करना है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहां पहुंचे और आपने कहा जी हम तो ये पूछने आए यहाँ से कितने लोग चलेंगे, नो। आप क्या, आपके रिसर्च में किन किन चीजों की, किन किन पहलुओं की, किस किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो आपको वहां पहुंचने के पहले ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज, इंटरव्यू कंडक्ट करना अपने आप में, जिसका आप इंटरव्यू लेने गए, बंदा किस मिजाज में है, किस वो आपको मान लीजिए उखड़ गया, आपको पूछने 20 सवाल में 2 ही में उखड़ गया, तो बहुत मतलब कहने का आशय मेरा ये है, मैं खाली इंटरव्यू की बात नहीं कर रही, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो भी मेथड आप यूज करें बहुत एहतियात से, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने इंटरव्यू को यूज करना है तो कैसे करना है, अगर मैंने प्रश्नावली को लिया है तो कैसे यूज करना है, मैंने शेड्यूल को लिया है तो कैसे करना है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए।
चैप्टर स्कीम जितना क्लियर आपका चैप्टर स्कीम होगा, आपका रिसर्च उतना ही स्मूथली आगे बढ़ता जाएगा। एंड लास्ट रेफरेंस, जिसमें जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपका डाटा है, कहाँ से आपने उसको कलेक्ट किया है, वो आप अपना बताएंगे। तो ये है स्लॉट्स जब आप तैयार करेंगे, ये 6-7 ये स्टेजेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अगला आखिर में जहां आप अभी बहुत साल बाद आएंगे, 1-1.5 साल बाद, थीसिस राइटिंग। थीसिस राइटिंग, हालांकि अभी जब तक आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, आपको बताया जाएगा कि क्या होता है थीसिस राइटिंग या क्या होता है शोध प्रबंध लेखन। पूरा एक लेक्चर आई थिंक जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उस पर कराएगी, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि थीसिस या शोध प्रबंध लेखन की जब हम बात करते हैं तो इसका आशय, थीसिस राइटिंग इसका आशय है कि जो रिसर्चर है वो अपना जो मंतव्य है या जो एक स्थिति है उसको तर्कों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करता है। और उसमें ऐसी मान्यता भी हो सकती है जिसे प्रमाणित करना अभी बाकी है। जो मैंने अभी भी आपको बताया कि रिसर्च, आप ये कहें कि मैंने माइग्रेशन पे, मैंने पंचायती राज पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, डेमोक्रेसी पे, नक्सल कोई भी इशू आप ले लीजिए, ऐसा हम कहें कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और अब इसमें कुछ आगे करने को, ऐसा नहीं होता है। रिसर्च में फिर आगे करने के लिए बहुत सारी गुंजाइश होती है। तो ये भी हो सकता है कि आपने अपना जो शोध लिखा है उसमें आप अपनी मान्यता को, अपनी बात को, अपने तर्क और प्रमाणों के साथ आप कहना चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है जिसे भी प्रमाणित करना बाकी है, ये भी हो सकता है। तो थीसिस शोध या अनुसंधान का प्रतिवेदन वो है जो एक तरह से जो ज्ञान है, जो सीमित ज्ञान है जो आपने रिसर्च के माध्यम से हासिल किया, उसमें क्या, कैसे और निहित समस्याओं के समाधान के लिए किया गया विवेचन। यानी क्या है कि अपने इस पूरी रिसर्च प्रोसेस के दौरान आपने जो भी नॉलेज, जो भी ज्ञान अर्न किया, उसके माध्यम से आप अपनी उस रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी, आप ये बताते हैं क्या है, कैसे है, समाज को क्या उपयोगिता है और आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं और इसमें क्या विवेचन हो सकता है। आप जो थीसिस लिख रहे हैं वो सिंगल प्रॉब्लम बेस्ड भी हो सकती है या समस्याओं की एक श्रृंखला भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपने जो टाइटल चूज किया है वो किस टाइप का है। तो कुल मिला के ये 3 चीजों पे आज का मैंने कोशिश की अपनी बात को फोकस करने की, कि बेसिकली सोशल साइंस में रिसर्च की क्या स्थिति है, फिर पॉलिटिकल साइंस में रिसर्च की क्या स्थिति है, और लास्ट जो एक्चुअल में जिस स्टेज पे आपको कुछ महीने बाद आना है कि जब हम रिसर्च करें तो बेसिकली किन किन चीजों को ध्यान में रखें। तो मुझे लगता है इतने समय में अपने साइड से कोशिश की मैंने समझने समझाने की। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कुछ अगर छूटा है मैं आपको बता सकूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एंड किसी भी शोधार्थी का कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा मैम से। मैम ने बहुत आयामी अपना व्याख्यान दिया, शायद सारी चीज़ों को उन्होंने समाहित किया, और प्रेजेंट इरा में किस क्षेत्र में रिसर्च चल रहा है या किस में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है इस पर भी बात की गई। तो अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए।